हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लिमिटेशन एक्ट के जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि आज हम सेक्शन 6, 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे, जो कि लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। जैसे सेक्शन 6 की हम हेडिंग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, लीगल डिसेबिलिटी, कि कोई ऐसी डिसेबिलिटी जिसको लॉ ने एक्सेप्ट कर किया है, और अगर वो डिसेबिलिटी किसी पर्सन पे है, तो जितना टाइम वो डिसेबिलिटी रहेगी, वो लीगल डिसेबिलिटी उस पर्सन पे रहेगी, उतना टाइम पीरियड उसका उसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैं इसका प्रोविजंस पढ़ता हूँ, थोड़ा लेंथी है इसकी प्रोविजन। Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the period prescribed is to be reckoned। जब से प्रिस्क्राइब पीरियड हमने काउंट करना है, उस टाइम पे जब से कॉज ऑफ एक्शन आ गया, कॉज ऑफ एक्शन के बाद लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जब से पीरियड शुरू होता है तब से, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी reckoned अ माइनर और इनसेन और एन इडियट। तो लीगल डिसेबिलिटी ये बताई गई है, या तो वो माइनर है, या इनसेन है, या इडियट है। तो ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी है सीज्ड, as would otherwise have been allowed from the time specified there for in the third column of the schedule। तो ये जो चीज बता रहे हैं, वो क्या चीज है? सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। लीगल डिसेबिलिटी, तीन तरह की लीगल डिसेबिलिटी इन्होंने बताई है। माइनर, इंसेन, या इडियट। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला जो सेक्शन 6 में हमने चीज देखनी है कि अप्लाई किस पे होता है ये सेक्शन। इट्स एप्लीकेबल अपॉन सूट्स एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये चीजें हर एक सेक्शन में अलग अलग हैं। सेक्शन 4 में अलग है, 5 में सूट्स पे नहीं एप्लीकेबल होता है, 4 में सूट अपील और एप्लीकेशन पे होता है सेक्शन 4 में। सेक्शन 6 सूट्स और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन पे एप्लीकेबल होगा, 6 और 7 दोनों। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ, तो पीरियड ऑफ जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है यहाँ से ही शुरू हो जाता है रन करना। तो ये रहा लास्ट डेट। तो जिस कॉज ऑफ एक्शन था ए के फेवर में, ठीक है जी, ए यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी था, या तो वो माइनर है, या इनसेन है, इडियट, मतलब वो लीगली डिसेबल्ड है केस फाइल करने के लिए। तो जब वो डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे उसका टाइम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ रन करना, जो उसने केस फाइल करना था। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी हम मानते हैं कि यहाँ पे जाके उसकी जो डिसेबिलिटी थी वो सीज हो गई। जो भी उसकी लीगल डिसेबिलिटी थी वो सीज हो गई, कि अब वो माइनर नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल हम माइनर रखते हैं, तो यहाँ पे उसकी एज 15 ईयर्स थी, तो 3 साल बाद उसकी एज 18 हो गई, और अब वो डिसेबल नहीं रहा, वो केस फाइल कर सकता है। तो ये सारा पीरियड उसको मिल जाएगा। मतलब
कि उसको जो कॉज ऑफ एक्शन से लेकर के प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक उसका टाइम शुरू नहीं हुआ था, जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, वो उसको आगे मिल जाएगा। जब वो उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी, फिर उतना ही टाइम उसको मिलेगा जितना उसको पहले मिलना चाहिए था। सेक्शन 6 ये बता रहा है कि अगर कोई पर्सन माइनर, इंसेन या इडियट है, तो अगर उसके पास कॉज ऑफ एक्शन है, कोई सूट या एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने का, तो जितना टाइम वो लीगल डिसेबिलिटी के अंडर आता है उतना टाइम उसका लिमिटेशन पीरियड स्टैंड स्टिल रहेगा, वो रन नहीं करेगा। उसको जितना टाइम उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं होती है उतना टाइम उसका वहीं रहेगा। जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गई, फिर उसका लिमिटेशन पीरियड उतना ही उसको मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली उतना ही मिलेगा। फिर सेक्शन 6 की अगली प्रोविजंस बताती हैं कि अगर डबल लीगल डिसेबिलिटी है, कि एक ही जगह दो हैं, दोनों चाहे तो कंकरंट हैं वो डिसेबिलिटी, या तो एक के बाद एक आ रही है, या फिर उसकी जो इंसेस्टर था, एक्ट को ही लेके आता हूँ सामने, ये देखिए। Second provision, where such a person is at the time of from which a prescribed period is to be reckoned affected by two such a disability, तो जब दोनों सीज हो जाएंगी तो फिर उस पे उसका टाइम पीरियड मानाएंगे। थर्ड क्लॉज इसका बोल रहा है कि व्हेन डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, कि एक पर्सन है, ए है जो हमने करा है, तो डिसेबिलिटी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई, तो जो उसके लीगल हेयर्स होंगे फिर उतनों उनको भी उतना ही टाइम मिल जाएगा। अगर ड्यूरिंग द लिमिटेशन पीरियड उसकी डेथ हो जाती है और लीगल डिसेबिलिटी कंटिन्यू में ही चल रही है और उसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो लीगल हेयर्स होंगे उनको भी टाइम पीरियड वो मिल जाएगा केस फाइल करने का। नेक्स्ट भी इसका एक्सटेंशन में ही है क्लॉज 4, कि अगर वो उसके लीगल हेयर पे कोई डिसेबिलिटी है, चाहे चाहे एक डिसेबिलिटी है चाहे दो डिसेबिलिटी है, तो उस पे भी ये जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा उसको भी उतना टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लॉज 5 क्या कह रहा है, वेयर पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलॉट टू हिम अंडर दिस सेक्शन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द एज। ये सेम चीज बता रहा है जो मैं इसमें बोला, कि अगर कोई पर्सन तब मरा है अगर उसकी डिसेबिलिटी सीज हुई है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा, ये देखिए। जो तो खुद पर्सन लीगल डिसेबल है वो तो इजी पार्ट है समझने में। फॉर एग्जाम्पल, ए माइनर है, ठीक है, उसका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस डेट पे जाके वो 18 ईयर्स का होना है, ठीक है, लेकिन उसकी डेथ यहां पे हो गई, डाइड, ठीक है, तो जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, अगर तो वो लीगल हेयर्स, क्योंकि उसकी जब डेथ हो जाएगी तो उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, ठीक है, तो अगर तो वो लीगल हेयर्स हैं जो लीगल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आते, लीगल हेयर्स को कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो टाइम पीरियड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा रन करना, ठीक है, तो फिर जितना इनको 3 साल या 4 साल का था वो मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर लीगल हेयर्स डिसेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, तो टाइम स्टार्ट्स रनिंग, टाइम विल स्टार्ट रन, टाइम विल रन, ठीक है। फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 6 का। अगर लीगल हेयर डिसेबल्ड है तो फिर टाइम विल नॉट रन, तो फिर उतना ही टाइम पीरियड मिलेगा जितना जब डिसेबिलिटी उसकी सीज होएगी, फिर से टाइम पीरियड वहां से शुरू होगा। और अगर एक बार शुरू हो गया टाइम रन करना फिर वो रुकता नहीं है। जैसे हमने क्लॉज 5 में पढ़ा कि डाइड ड्यूरिंग वाला है ना, कि उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, टाइम पीरियड शुरू हो गया, तो फिर वो रुकेगा नहीं। वैसे ही सेक्शन 9 भी यही बात बोलता है। सेक्शन 9 हम एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 9 का मेन पैरा,
continuous running of time. When, where one's time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. जब एक बार टाइम शुरू हो गया लिमिटेशन पीरियड का, तो फिर वो दोबारा से उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी आती है, टाइम स्टार्ट होने के बाद कोई पर्सन इनसेन होता है, तो फिर उस पे ये सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं होएगा। एक बार टाइम चल पड़ा तो फिर वो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। फाइन, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी हमने देख लिया कि सूट्स और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है। तो माइनर कौन है? अगर हम माइनर की बात करते हैं, तो दो एजेस दी गई हैं, वैसे तो हम 18 ईयर्स मानते हैं। 18 ईयर्स और 21 ईयर्स दिया गया है हमें। 18 ईयर है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली, इंडियन मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 21 है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो माइनर इज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जनरल हम इसको मानेंगे। तो ये माइनर था। इंसेन कौन है? इंसेन के लिए हमें केस लॉ लिखते हैं। एस के यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें इंसैनिटी की बात बताएगी कि इंसैनिटी एज पर सेक्शन 6 किसी को मानेंगे? जिस भी पर्सन का कोई बिहेवियर या एंटेसिडेंट है कि नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है। बिहेवियर एंटेसिडेंट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। किसी पर्सन को अगर हमने जज करना है कि वेदर दैट पर्सन इज इनसेन और नॉट, तो उसका बिहेवियर एंटेसिडेंट के पहले वो कैसे रिएक्ट या एक्ट करता है, ये चीजें हम देखेंगे, बिहेवियर एंड एंटेसिडेंट। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पता चल जाएगा कि वो इंसेन है कि नहीं। ठीक है, अगर वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर टू बी इंसेन। और एक चीज का और ध्यान रखना है, हमने हमने यहाँ पे लीगल इंसैनिटी देखनी है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी, नॉट मेडिकल इंसैनिटी। विल बी टेकन इनटू अकाउंट। माइनर का एज है इंसैनिटी का, उसका बिहेवियर एंटीसीडेंट, एस के यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इडियट किसको मानेंगे? इसके लिए भी केस है, हरी सिंह गोंद, हरी सिंह गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। 2008 का केस है ये। हरी सिंह गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। इसमें बताया गया कि इडियट जो बचपन से ही, जो सिंस बर्थ द पर्सन इज इडियट, द पर्सन इज इनसेन फ्रॉम द बर्थ, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इडियट। सो इन तीन चीजों, इन तीन लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है सेक्शन 6, कि अगर कोई डिसेबल है पर्सन, माइनर है, इंसेन है या इडियट है, तो टाइम पीरियड जो लिमिटेशन पीरियड का है वो रुक जाएगा, स्टॉप्स, जब तक लीगल डिसेबिलिटी सीज नहीं होती है। जब लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गई तो टाइम विल स्टार्ट रनिंग। ठीक है, चाहे वो एक डिसेबिलिटी है, चाहे दो हैं,
चाहे दो से ज़्यादा हैं, फिर डेथ वाली बात हमने पढ़ी है, फिर सेक्शन 9 के साथ इसको रिलेट करा है। सेक्शन 9 हमने पढ़ा कि वंस द टाइम स्टार्ट्स रनिंग इट विल नॉट स्टॉप। एनी सब्सिक्वेंट लीगल डिसेबिलिटी after the time has begun will not be considered under section 6 or under section 9 or under any provision of this। बट हम यहाँ पे सेक्शन 6 7 से कंसर्न्ड हैं, तो ये चीज बता रहे हैं। ओनली रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, सेक्शन 9 की, कि वंस टाइम स्टार्ट्स एनी सब्सिक्वेंट disability or inability will not stops the time। एक बार टाइम शुरू हो गया तो शुरू हो गया, प्रिस्क्राइब पीरियड रन करना शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 9 में, सेक्शन 6 में तो डिसेबिलिटी की बात हो रही है, सेक्शन 9 में वर्ड आ रहा है इनएबिलिटी। डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी माइनर, इनसेन और इडियोसी है। सेक्शन 6 सिर्फ डिसेबिलिटी की बात करता है, ना कि इनेबिलिटी। इनेबिलिटी हम किस चीज को मानेंगे, कि कोई पर्सन बीमार है या उसका एक्सीडेंट हो गया है या कोई भी रीजन, ठीक है, कि वो माइनर भी नहीं है, इंसेन भी नहीं है, इन इडियट भी नहीं है, फिर वो इनेबल होगा। सेक्शन 6 पे इनेबिलिटी पे नहीं एप्लीकेबल होता। सेक्शन 9 में बताया गया कि कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी अगर हो जाती है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो दैट विल नॉट स्टॉप द टाइम फ्रॉम रनिंग। नाउ वी विल रीड आउट द सेक्शन 8 7। हम पहले 8 रीड करेंगे, आफ्टर दैट हम सेक्शन 7 करेंगे रीड। सो हियर इज सेक्शन 8, स्पेशल एक्सेप्शन। तो ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 8, इसको हम पढ़ते हैं। नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू एनफोर्स। और सेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ सूट्स पे है, किसी एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन या अपील पे अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 की जो एक्सेप्शन है वो सूट्स पे अप्लाई होती है। नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन। दो चीजों की बात कर रहा है ये सेक्शन, के सेक्शन 6 और 7 प्रीएम्पशन वाले राइट्स पे अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होएगा, और shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period of limitation for any suit or application। तो किस चीज की, दो चीजों की ये बात कर रहा है। प्रीएम्पशन की हम पहले देखते हैं कि प्रीएम्पशन के बारे में क्या बता रहा है सेक्शन 8। सेक्शन 8 इज एन स्पेशल एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 7। पहली ये बात कर रहा है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 प्रीएम्पशन पे नहीं लगेगा, कि डिसेबिलिटी हो ना हो प्रीएम्पशन वाला टाइम रन करेगा। प्रीएम्पशन बेसिकली एक राइट होता है कि फॉर एग्जांपल आपके नेबरहुड में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हो, तो सबसे पहला राइट नेबर का उस पे होता है, नेबर का या फैमिली मेंबर्स का, उसको हम प्रीएम्पशन बोलते हैं। कि द राइट फॉर परचेज, a right of a neighbor or a family member to purchase an adjacent property in preference to the आउटसाइडर। किसी स्ट्रेंजर को उस लोकेलिटी में एंट्री करने से रोकने के लिए ये राइट बना होता। लेकिन आजकल ये इस राइट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, तो फिर इसके लिए ये पार्ट हमारे लिए समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं कि
प्रीएम्पशन जो राइट है, राइट ऑफ अ नेबर है टू परचेज अ प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय अ स्ट्रेंजर, टोटल स्ट्रेंजर टू द सोसाइटी। तो इस राइट को जो सेक्शन 6 और 7 की जो डिसेबिलिटी उस पर नहीं एप्लीकेबल होगा, तो ये प्रीएम्पशन। दूसरी दूसरा इसका पार्ट बोल रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे शुरू हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होना था, ठीक है। पर्सन लीगल डिसेबल्ड है, जो प्लेंटिफ है वो लीगल डिसेबल्ड है, ठीक है। अगर वो डिसेबल ना होता तो इसी टाइम पीरियड में उसने केस फाइल करना था। लेकिन ये वाला लीगल डिसेबल उसने, उसकी खत्म नहीं हुई है लीगल डिसेबिलिटी, टाइम आगे चलता रहा, तो यहां जाकर के उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो गई, ठीक है। ये है मानो 3 साल का पीरियड। करेक्ट करता हूं मैं इसको, 12 ईयर्स कम ले लो उसको, ठीक है। तो जब उसकी डिसेबिलिटी यहां सीज हो गई, तो उसको यहां से टाइम पीरियड मिलेगा, कितना टाइम पीरियड मिलेगा सेक्शन 6 और 7 के अकॉर्डिंगली, टोटल टाइम पीरियड मिलेगा 12 साल, एज पर सेक्शन 6 एंड 7, ठीक है। बट सेक्शन 8 इसमें एक चीज ऐड कर रहा है कि अगर आपका डिसेबिलिटी सीज हो गई और आपका उसके बाद भी लिमिटेशन पीरियड कुछ ना कुछ पड़ा है, फॉर एग्जांपल 12 साल वाले में माने कि आपका 1 साल डिसेबिलिटी में निकल गया, वन ईयर हैज पास्ड बाय इन डिसेबिलिटी, तो आपको वो साल प्लस 11 साल और मिलने चाहिए, टोटल 12 साल मिलने चाहिए, एज पर द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 एंड 7, ठीक है। 1 साल जो डिसेबिलिटी में आपका खराब हुआ और 11 साल जो आपके बचे हुए हैं, इसका ये मतलब है। लेकिन सेक्शन 8 हमें कह रहा है कि कोई 12 साल देने की जरूरत नहीं है, हम 3 साल देंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 साल मिले, अगर तो आपका टाइम पीरियड पड़ा है 11 साल, फिर तो आपको वो 11 साल मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको ऐड वगैरह करके, क्योंकि जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। मैं पढ़ देता हूं। इफ आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी 3 or more years ऑफ ऑर्डनरी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आर रिमेनिंग, कि जब डिसेबिलिटी सीज हो गई, सीज, इसके बाद 3+ ईयर्स आपकी लिमिटेशन पीरियड अभी पड़ा है आपके पास, ठीक है। तो फिर आपको 3 साल मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई फर्दर फर्दर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है फिर। 3 या 3 से ज्यादा साल अगर आपके बचे हुए हैं सेसेशन के बाद, डिसेबिलिटी सीज हो गई, तो उसके बाद फर्दर कोई टाइम पीरियड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 1 साल बचा हुआ है, ठीक है, 1 साल रहता है डिसेबिलिटी का, ठीक है, डिसेबिलिटी सीज होने के बाद उसको फिर 2 साल और दे दिए जाएंगे, 3 साल पूरे कर दिए जाएंगे। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप पढ़ ले, आप लिख सकते हो। इफ आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी 3 or more years of ordinary prescribed period are remaining, then no further time is required to be given. It has been held in various cases कि अगर 3 या 3 से ज्यादा सालों का टाइम पड़ा है आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, तो 3 साल से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस, फाइन। तो अगर किसी पर्सन का लीगल डिसेबिलिटी के कारण लॉस हो सकता था, तो उस लॉस को सेक्शन 6 भी बचा रहा है, 7 भी बचा रहा है और 8 भी बचा रहा है। लेकिन ये बैलेंस कर रहा है सेक्शन 6 कि ज्यादा टाइम देने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई तो फिर उसको उतना ही टाइम मिलना चाहिए।
मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सेक्शन 8 is based on principle of equity and justice. A combined reading of section 6 and 8 declares section 6 प्लस 8 को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या चीज हम निकलती है, that a maximum of 3 years of extension can be granted and not the entire period of limitation. Maximum of 3 years देना है हमने, not entire. आगे, if some time is remaining, then that much of extension will be provided which will make the total period equal to 3 years. If cessation के बाद 1 साल पड़ा है, तो 3 साल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साल और ऐड कर देंगे इसमें, सिंपल। 1 + 2 3 हो जाएंगे। ठीक है। आपके जो डाउट्स अगर रह रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, तो विल come back to you and rectify and address your queries. Okay. Now, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सेक्शन 7 एग्जांपल देखते हैं कि 3 पर्सन हैं, ए, बी और सी। इनका राइट वायलेट कर दिया डी ने। ठीक है। तो इन तीनों में से हम मानेंगे कि सी इज अ माइनर या डिसेबल है ये। ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं इस सिनारियो में, ये अलग अलग से केस फाइल कर सकते हैं अपने अपने। ठीक है, ए अलग से फाइल करेगा, बी अलग से, सी अलग से। तो अगर ये अलग से फाइल कर रहे हैं, chooses to sue separately, फिर क्या हुआ, फिर जो बेनिफिट है सेक्शन 6 का, सेक्शन 6 बेनिफिट सिर्फ सी को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ उसी का टाइम पीरियड है जो स्टार्ट नहीं होगा, बाकी दोनों का हो जाएगा। चूजेस टू सू सेपरेटली, अलग अलग। अगर उन्होंने, दूसरी सिनारियो आता है, चूजेस टू सू ज्वाइंटली। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं हम इकट्ठे ही करेंगे। तो फिर एज पर सेक्शन 7 हमारे पास दो सिनारियो आ जाएंगे। जो एबल्ड पर्सन है, जो प्लेंटिफ डिसेबल्ड नहीं है, जिन जिनके फॉर एग्जांपल ए और बी साउंड माइंड के हैं, तो फिर दो ऑप्शंस आए आ जाएंगी कि दे कैन डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज ऑफ डी डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ डी। दूसरा आ जाएगा, कैन नॉट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ बी। कैन नॉट डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज कर सकते होंगे, डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, जो माइनर है, डिसेबल्ड है। कि ए और बी अगर डिस्चार्ज कर सकते होंगे डिफेंडेंट की लाइबिलिटीज, कि उससे कुछ अमाउंट लेनी है, कोई उसके साथ सेटलमेंट करनी है, वो कर सकते हो,
विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, फिर टाइम विल स्टार्ट रन। ठीक है, फिर टाइम विल रन, टाइम विल रन एंड बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6 विल नॉट बी अवेलेबल, किसी को भी नहीं मिलेगा, विल नॉट बी अवेलेबल। डिस्चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज मतलब कोई लाइबिलिटी है, डिफेंडेंट ने कोई ब्रीच करी है और उस ब्रीच को वो जस्टिफाई कर सकते हैं, सेटल आउट कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ सी। क्योंकि सी, अगर सी की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी फिर वो डिस्चार्ज ही नहीं कर सकेंगे, फिर तो टाइम रुक जाएगा उनके लिए। तो अगर वो कर सकते हैं फिर टाइम विल स्टार्ट रनिंग। अगर डिस्चार्ज कैन नॉट बी डन, चाहे तो वो कंसेंट की वजह से है या अदरवाइज डिफेंडेंट को डिस्चार्ज वो नहीं कर सकते हैं, फिर जो नॉन डिसेबल्ड पर्सन हैं प्लस डिसेबल्ड विल गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 का क्या बेनिफिट है कि टाइम पीरियड उनका, उनको एक्सटेंड हो जाएगा, उनका टाइम पीरियड उनको मिल जाएगा। या तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर तो ये सिनारियो आ जाएगा, अगर वो डिस्चार्ज कर सकते हैं फिर तो ये सिनारियो आ जाएगा कि वो टाइम जो है, टाइम विल रन, उनका टाइम शुरू हो जाएगा, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो उन्होंने विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड अपना केस फाइल करना होगा। और अगर वो नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं तो फिर डिसेबल्ड पर्सन के साथ साथ, लीगल डिसेबल्ड पर्सन के साथ साथ नॉन डिसेबल्ड पर्सन जो ए और बी हैं उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, उनको भी सेक्शन 6 की जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी। अब थोड़ा हमारे लिए सेक्शन रीड करना इजी हो जाएगा। ये रहा सेक्शन 7। Disability of one of several persons, where one of the several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is under any such disability। बोल रहे हैं कि अगर ज्वाइंटली कोई दो लोग तीन लोग फाइल कर सकते हैं और उनमें से एक लोग, एक पर्सन डिसेबिलिटी के अंडर आता है, जो सच डिसेबिलिटी मतलब जो सेक्शन 6 में दो डिसेबिलिटी की बात करी गई है, लीगल डिसेबिलिटी, जो में माइनर, इंसेन या एडिड पर्सन है, एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन। जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके कंकरेंस या उसकी कंसेंट के बिना डिस्चार्ज किया जा सकता है, टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। तो फिर सभी के जो डिसेबल्ड हैं या जो एबल्ड पर्सन हैं, जो वो जो लीगली साउंड हैं, तो उनके अगेंस्ट भी, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट भी टाइम शुरू हो जाएगा प्रिस्क्राइब पीरियड। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम। तो एनी ऑफ देम लिख रहे हैं कि किसी भी के लिए टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जितना टाइम बाद में उसको जब सेसेशन हो जाए, डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो जितना टाइम एक डिसेबल्ड पर्सन को मिलना चाहिए था उतना ही टाइम सभी लोगों को मिल जाएगा। Will not run, time will not run against any of them until one of them becomes capable of giving such a discharge without the concurrence of the others, or until the disability ceases। या तो डिसेबिलिटी सीज हो जाए या फिर उन दो लोगों में से या एक लोग में से जो प्लेंटिफ डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल हो जाए। ठीक है, तो फिर जो है टाइम उनका स्टार्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, कैपेबल नहीं हो जाते हैं, या उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज टू द डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बता रहे हैं कि डिस्चार्ज किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या अदर काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, कोई पैसा लेना है, कोई टेनेंट ने अपना, सॉरी लैंडलॉर्ड ने अपना मकान खाली करवाना है, या एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी। Explanation 2. For the purposes of this section, the manager of Hindu undivided family, governed by the Mitakshara law, shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of the other members of the family only if he is in management of the joint family property। तो बोल रहे हैं कि अगर joint family property
एक जॉइंट फैमिली है, उसकी प्रॉपर्टी का कोई मैनेजर है, वो उसको ये बोल रहे हैं कि वो डिस्चार्ज देने के लिए काबिल है, वो डिस्चार्ज दे सकता है। लेकिन एक शर्त है, वो डिस्चार्ज तभी दे सकता है अगर वो उस फैमिली की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्चार्ज करना है डिफेंडेंट को, उस प्रॉपर्टी से वो रिलेटेड है। ठीक है। आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स होंगे तो काइंडली आप शेयर पूछ सकते हैं।